गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम 14 नवंबर को मतलब चिल्ड्रंस डे को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्टेट के न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, और नेशनल लेवल पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। उसके अलावा हम सूजस भी कवर करेंगे, प्लस पीआईबी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। ये सभी के सभी हम आरपीएससी आरएएस प्लस ये अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के टॉपिक होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आया है कॉमर्स मिनिस्ट्री विल रिलीज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आपका आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स किस चीज का है, ये देखता है इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन को किसके ऊपर देखता है, होलसेल के ऊपर। मतलब जो हमारी मंडियों के अंदर जो रेट है उसके अंदर प्राइस में कैसे वेरिएशन हुआ है होलसेल लेवल पे, उस सब को देखता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज करती है इसको। और सभी इंडेक्स जैसे कि सीपीआई को रिलीज करता है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी। लेबर से रिलेटेड डाटा लेबर मिनिस्ट्री रिलीज करती है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स के डाटा को कौन रिलीज करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसके अंदर डब्ल्यूपीआई के अंदर हमारे हमने देखा कि आरपीएससी के कई बार क्वेश्चन पूछने लगी, और आजकल जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अंदर पूछ लेती है भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, सेवाएं, सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी, जो सर्विस ऐड होती हैं, जो एड ऑन सर्विसेज होती हैं उन सबको ऐड नहीं किया जाता। प्लस होलसेल प्राइस इंडेक्स के हमारे होलसेल मंडी के लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जो सीपीआई है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो कंज्यूमर के लेवल पे हर आम जो ग्राहक है, आम कस्टमर को कैसे इंपेक्ट कर रही है महंगाई उसके लिए होता है। और सीपीआई होता है वो सीपीआई होता है कंज्यूमर लेवल पे, और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है होलसेल लेवल। तो कौन रिलीज करता है इसको, कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज करती है। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस साल के लिए राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर स्पोर्ट्स सेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स डेली की डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, प्लस सोजस के अंदर इसका बहुत बड़ा आर्टिकल आया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस साल कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये बन सकता है, जो राजस्थान के अंदर आयोजित हो रहे हैं। क्या सभी संभागों के ऊपर आयोजित हो रहे हैं, बिल्कुल सभी संभागों के ऊपर आयोजित हो रहे हैं। तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है, इस साल कौन से नए गेम ऐड किए गए हैं। इस साल नए गेम जो ऐड किए गए हैं उसके अंदर एक बीच वॉलीबॉल है, दूसरा साइकिलिंग है, तो तीसरा कैनोइंग, और चौथा कैनोइंग। कैनोइंग किस चीज से रिलेटेड, नौकायन से रिलेटेड गेम्स हैं। तो ये चार गेम इस साल नए ऐड किए गए हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस साल कहाँ पे होंगे, राजस्थान के अंदर। क्या राजस्थान ये पहली बार करवा रहा है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम राजस्थान करवा रहा है। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर कौन कौन से नए गेम ऐड किए हैं। तो चार नए गेम इसके अंदर ऐड किए गए हैं। बीच वॉलीबॉल आपको याद रखना है, उसका कैनोइंग, कैनाइंग, प्लस उसके अंदर क्या साइकिलिंग, ये चार गेम इसके अंदर ऐड किए गए। तो ये बीच वॉलीबॉल के लिए राजस्थान के अंदर चूंकि कोई बीच है नहीं, हमारी कोस्ट लाइन कहीं कोई भी हमारे स्टेट के बॉर्डर कोई भी कोस्ट को टच नहीं करते हैं, इसके लिए हम आर्टिफिशियल ट्रैक बना रहे हैं इसके लिए, बीच वॉलीबॉल के लिए। एक ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। तीस तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस साल। इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट इस साल 150 ईयर 150वीं जयंती बना रही है। किसकी, दो चीजों की 150वीं जयंती बन रही है। एक तो 150वीं जयंती बन रही है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा ये जनजातीय आंदोलन, हमारे इंडिया लेवल पे जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जनजातीय आंदोलन हुआ मुंडा रिवोल्ट हुआ है। मुंडा रिवोल्ट को हम उल गुलान रिवोल्ट भी बोलते हैं, उल गुलान। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। हिस्ट्री के अंदर ट्राइबल रिवोल्ट हम भी जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर उल गुलान रिवोल्ट किस चीज से रिलेटेड है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने क्या वनवासी गिरवासी समाज को अवेयरनेस फैलाई थी, और इस चीज के लिए इन्होंने क्या रिवोल्ट किया था कि जल जंगल और जमीन के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, इसलिए बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या 150वीं सालगिरह 150वीं बर्थ एनिवर्सरी बन रही है, इसके अंदर सरकार ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए थे। धरती आबा, धरती आबा जितनी भी स्कीम्स हैं धरती आबा से रिलेटेड के
सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जनवन के अंदर इसके अंदर काम चल रहा है। तो ये सब के सब इसके ये 150 ईयर हो चुके हैं, 151वां ईयर चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक नई स्कीम जो कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर हमने देखी है। आज के न्यूज़पेपर में कौन सी नई स्कीम की बात चल रही है? एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की छोटी सी लाइन आई थी आज की कैबिनेट ने इसको अप्रूवल देने के बाद में इसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो हम प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम, ये पीआईबी के अंदर हमने देखा कि आज इसके ऊपर आर्टिकल पहले भी आया है और अभी भी आया। ये क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना? पहली बात तो कितने सालों के लिए लॉन्च किया गया है इसको? 6 साल के लिए एक स्कीम लॉन्च की है सरकार ने, प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम। भाई किस चीज से रिलेटेड है? ये है एग्रीकल्चर के अंदर। हमें जानते हैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर 16 से 18% है, लेकिन इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है जनसंख्या, हमारे देश की 55 से 60% जनसंख्या इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन एग्रीकल्चर पे इतने सारे लोगों की डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर बहुत कम है। तो अब इसके एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। स्कीम के अंदर क्या हुआ, 6 साल के अंदर सरकार इसके ऊपर कंटिन्यूस काम करे। अब इस स्कीम के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि स्टेटमेंट के तौर पे आ सकते हैं, क्या ये 6 साल के लिए स्कीम है? बिल्कुल 6 साल के लिए स्कीम है। कितने जिलों के अंदर चलाई जाएगी? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है 100 जिलों के अंदर चलाई जाएगी। अब ये 100 जिले जब भी आते हैं तो हमें एक तरफ से एक चीज आती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कि नीति आयोग का था, उससे इंस्पायर होकर सरकार ने इसको 100 जिलों में चलाई है। 100 जिलों के अंदर चलाने के पीछे भाई कौन से 100 जिले होंगे? हमारे जिले के अंदर चलेगी नहीं चलेगी, स्कीम का बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं। 3 पैरामीटर कौन सा है? कम उत्पादन, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का, अनाज का, कोई भी फसल जो हम उगाते हैं उसका प्रोडक्शन और एरियाज के कंपैरिजन जहां सबसे कम है, उन 100 जिलों के अंदर ये स्कीम चलेगी। दूसरा, कम फसल सघनता, क्रॉप डेंसिटी। क्रॉप डेंसिटी मतलब एक एरिया के अंदर आप कितना क्रॉप को उगा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, जहां पे कम होगी वहां पे हम शुरू करेंगे। तीसरी क्या है? कम ऋण वितरण, कम ऋण वितरण मतलब क्रॉप लोन जहां पे मिनिमम है लोगों को मिलता है, उस एरिया के अंदर ये स्कीम चलाई जाएगी। तो इस 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाई जाएगी। बिल्कुल पैरामीटर कौन से होंगे? एक स्टेटमेंट आएगा, कम उत्पादकता, कम सघनता, कम ऋण वितरण वाली एरियाज के अंदर ये चलाई जाएगी। बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट ये बन सकता है। तीसरा स्टेटमेंट इसके अंदर क्या, स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कीम के ऑब्जेक्टिव हमें आरएस मेंस के अंदर पूछ सकता है, क्लियरली पूछ सकती है, क्योंकि ये बजट की स्कीम है, इस साल की सबसे बड़ी स्कीम है, इसलिए इसके अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एम क्या है? इस कोई भी स्कीम है फसल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, उसका तो मेजर एम यही होता है कि भाई उद्देश्य कृषि के अंदर उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना। कि प्रोडक्शन कम है इसलिए हम इसके अंदर चला रहे हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, कम फसल सघनता है, फसल कम उग रही है, डेंसिटी है, तो फसल को डाइवर्सिफाई करना है। फसलों को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है कि हमें जो चली आ रही हैं परंपरागत जो फसलें हैं, जो ट्रेडिशनल फसलें, उनके अलावा नई फसलों के ऊपर भी ध्यान देना है। इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, जो भी हमारी टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी उसको अपनाना। चौथा क्या है, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसल उपांतरण भंडारण क्षमता में वृद्धि, प्लस स्टोरेज, क्रॉप स्टोरेज को बढ़ाना। कहाँ पे लेवल पे? ब्लॉक और पंचायत लेवल पे। पांचवा इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधाओं में सुधार, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर बढ़ावा देना। और छठा क्या है? दीर्घकालीन अल्पकालीन ऋण को उपलब्धता। तो ये 6 इसके मेजर एम है। इनमें से कोई भी एक आपको स्टेटमेंट में दे सकता है, क्या ये सही है, इन दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, चारों सही हैं, एक दो सही है, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार की बजट के अंदर भी आई है, इस बार के एक सरकार की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी स्कीम है। तो हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, इंग्लिश के अंदर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना कौन सी मिनिस्ट्री की? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाएगी? 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाई जाएगी। कौन से 100 डिस्ट्रिक्ट होंगे? जिनकी उत्पादकता कम होगी, फसल सघनता कम होगी, कम ऋण वितरण होगा। इसको इंग्लिश में देखें तो एस्पिरेशन कौन सी? लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड लो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर। क्रेडिट जहां पे कम है, जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, जहां पे क्रॉप डेंसिटी कम है, उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया जाएगा, उसके अंदर ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना चलाई जाएगी।
दूसरा इसके अंदर क्या है, इसकी एम क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव। एम और ऑब्जेक्टिव कोई भी स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो इसके 6 मेजर एम है। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना। तीसरा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो पांचवा क्या है, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, मतलब स्टोरेज को बढ़ाना। स्टोरेज की जरूरत क्या है कि स्टोरेज की जरूरत इसलिए है कि किसानों की फसल का सबसे ज्यादा बर्बादी होती है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। घर में आप स्टोर कर नहीं सकते ज्यादा दिनों तक, आपको मजबूरन क्या है कृषि उपज मंडी के अंदर जाके बेचना पड़ता है। उस टाइम पे क्या है, जब जिस टाइम पे फसल फसल का उत्पादन होता है, जब कटाई होती है, उस टाइम पे सबसे कम रेट मिलती है। रेट कम मिलती है, आपके पास स्टोरेज क्षमता है नहीं, तो किसानों को, फार्मर्स को मजबूरन बेचना पड़ता है। इसलिए सरकार स्टोरेज को बढ़ावा दे रही है पोस्ट हार्वेस्ट। अगला क्या है, इंप्रूव इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाना। और पांचवा, फैसिलिटी अवेलेबिलिटी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो हमने देखा आज सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 जिलों के अंदर चलाई जा रही है। तो ये स्कीम आपके लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। लाइकली रेट 1.7 करोड़ फार्मर्स को, ये आर्टिकल हमने लिया है पीआईबी से। तो आज का हमने देखा क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा WPI कौन रिलीज करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है। इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। CPI के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विसेज इंक्लूड होती है। अगला क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इस रिटेल लेवल पे देखता है, मतलब खुदरा लेवल, एक व्यापारी को, आम ग्राहक को किस रेट पे चीजें मिल रही हैं, वो CPI है। WPI क्या होता है, जो मंडी लेवल पे जो भाव होते हैं उनको बोलते हैं। अगला हमने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के राजस्थान ऑर्गेनाइज करा रहा है, बिल्कुल करा रहा है। इस बार पहली बार करा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर इस बार कौन से नए गेम ऐड हुए हैं, 4 नए गेम ऐड हुए हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी है आज के न्यूज़पेपर में। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट और इसके अलावा कुछ है नहीं, ये सब के सब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कल डिस्कस करेंगे 15 नवंबर का न्यूज़पेपर। थैंक यू एवरीवन।